तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे ख्याल से भी 12 बज गया है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको, मेरे सब्सक्राइबर और छोटे बड़े जितने भी ब्रदर सिस्टर हैं सबको, गुरु गुरु मेरे सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और संदेश, होली में आप क्या करिए, होली में रंग लगाने वाले से दूर मत रहिए, रंग दिखाने वाले से दूर रहिए। तो इस होली में 2026 की होली में यही संदेश है, लगाने वाले से दूर मत भागिए, दिखाने वाले से दूर भागिए, इस होली का संदेश। तो इसी के साथ आज मैं 12 बज गया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं फोकस आ रहा हूँ। तो 12:07। तो 2026 की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बात क्या रखना है इसे मेरा बात क्या रखना है इसे रंग लगाने वाले से दूर मत भागिएगा, रंग दिखाने वाले से दूर भागिएगा, इस होली का यही संदेश है। तो आज इसी के साथ 2026 होली के साथ आज धमाकेदार कॉन्सेप्ट को हम लाए हैं और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो ये जो चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि 11th का है, और नीट जेई मेंस के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब समझने की फॉर्मेशन। ठीक है, कोई नहीं, आज क्वेश्चन भी लाएंगे, है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर क्वेश्चन जब करेंगे ना तो सब बहुत सारे एल झेल क्वेश्चन और SC वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चन और पूछेगा IT मेंस में और नीट में, तो मज़ेदार क्वेश्चन कॉन्सेप्टली मज़े से समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं जो क्वेश्चन में लगेगा। हालांकि आप 9th से पढ़ते आ रहे होंगे, तो जो मैं बात करूंगा, जैसे मोमेंटम की बात करूंगा, 9th में ही पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो मोमेंटम बुला ये सब चीज। ठीक, बाकी बात एक 11th में, जब भी 10th से कोई बच्चा 11th में जाता है, दिस इज द न्यू जनरी स्टार्ट उस बच्चे के लिए, एक नई जनरी से मुकाबला होता है। क्योंकि आप 10वीं क्लास में एक साइंस का बुक, उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दो चैप्टर 3 चैप्टर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अगर बायोलॉजी लोगे तो वहाँ सेपरेट जूलॉजी मिलता है और बॉटनी मिलता है। जूलॉजी जो एनिमल्स जैसे विथ इन्वॉल्व हम भी आ जाते हैं एनिमल्स में स्टडी करना पर, बॉटनी मतलब प्लांट्स के बारे में। तो उस सब का एक सिलेबस फॉर्मेशन, फिजिक्स का एक अलग ही फॉर्मेशन होता है, बहुत ही एक अलग दुनिया मिलती है, लेकिन मज़ा आता है अगर आप 9th से भी थोड़ा अटैच होता है, लेकिन एक अलग दुनिया होती है, लेकिन मज़ा आता है अगर आप डीपली समझो। ठीक है, इसी के साथ हम लाए लॉ ऑफ मोशन 11th का, जो जेई और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है चैप्टर, है ना। इसमें पता ही होगा डायनेमिक्स के बारे में बात करते, फोर्स जो मोशन होता है वो क्यों होता है, फोर्स क्यों लगा, ठीक है, फोर्स सोर्स के बारे में सब कुछ, ठीक है, पता ही होगा। इसमें सब न्यूटन का ही लॉ के बारे में, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ और मोमेंटम क्यों लगा, क्या लगा, सब मतलब न्यूटन के ही बारे में, लॉ के 3 लॉ के बारे में पूरा। ठीक है, इससे पहले काइनेमेटिक्स आई थी, मोशन हो रहा था लेकिन पता नहीं था मोशन, लेकिन इसमें क्या होगा, डायनेमिक्स का फॉर्मेशन होगा। तो आज हम समझते हैं लॉ ऑफ मोशन का मोमेंटम क्या होता है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज 11th का, कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, आप बेसिक से समझ लोगे तो अभी जो क्वेश्चन हम लाएंगे जेई मेंस के, IT के, जेई, है ना, नीट के, तो उसको रिलेट कर पाओगे यार, ये इतने से, मतलब 9th में भी यही पढ़ा गया, लेकिन इतने से कॉन्सेप्ट में यार कितना क्वेश्चन बन जाते हैं यार। कॉन्सेप्ट ही यही है भाई, कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं। तो मोमेंटम समझते हैं, मोमेंटम क्या होता है। एक बार हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश भाषा समझ लेते हैं, फिर अपना प्रैक्टिकल भाषा समझते ही है, वो तो आप बताइए। तो आज हम समझ लेते हैं, momentum of a body is defined to be the product of its mass, डोनेट किससे करते हैं, m से करते हैं, and velocity v, ओके सर, and it is donated by p equal to m। मतलब कि क्या कह रहा है, मोमेंटम क्या होता है हमें ये पता करना है। अब सबसे पहले पता करते हैं कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम डोनेट कैसे करते हैं, p से। ठीक है, और ये वेक्टर का साइन, क्यों, मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, इसीलिए क्या होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है। ठीक है,
अच्छा ठीक है भाई साहब, ये लगा देते वेक्टर का साइन डायरेक्शन, डोनेट करते हैं इससे, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है कि डिफाइन होता है कि एक प्रोडक्ट ऑफ मास है, क्या है मोमेंटम, एक प्रोडक्ट ऑफ मास है एंड वेलोसिटी भी डोनेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है P, ठीक है, मोमेंटम हो जाता है, ठीक है, ये वेक्टर का साइन हो जाता है। अब प्रोडक्ट क्या है एम वी, ठीक है, एम वी हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। चलो मैं तुमको ना अब एक आसान भाषा में समझाता हूँ मोमेंटम होता क्या है। सर मुझे इतना पता चल गया ना कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मतलब मोमेंटम जो बनता है वो मास और वेलोसिटी से बनता है। अच्छा, मास वेलोसिटी क्या होता है यार, मास वेलोसिटी क्या होता है यार, मास का मतलब क्या होता है, मान लो चलो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, चलते रहना, मूवमेंट करते रहना, मूवमेंट करते रहना, ठीक है। अच्छा सर, मोमेंट का प्रोडक्ट कौन सा है, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, ठीक है, एक इस डायरेक्शनल फॉर्म में चल रहा है, मास और वेलोसिटी। सर समझाइए कैसे। चलो सबसे पहले हम मास को समझते हैं कैसे, ये प्रोडक्ट है किसके, मोमेंटम की। ओके, मानो 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 तुम क्या हो, मतलब चलो मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ भाई साहब, मैं हूँ 30 kg का, ठीक है। मैं कितने kg का हूँ भाई साहब, 30 kg का। मेरा जो दोस्त है वो है 70 kg का। अब मेरे अंदर जोश तो आए, चलो भाई लड़ लेते हैं बड़ा, मतलब एक तरीके से, मतलब कुश्ती उस्ती हुआ तो बोले कि सब लड़ रहे हैं, तो वही बोला कि भाई मैं भी लड़ूंगा। अब भाई साहब मेरे को भी जोश आ गया, मैंने ही बोला चलो भाई साहब हम भी लड़ लेते हैं। अब मेरा क्या है भाई साहब 30 किलो वजन, उसका 70 किलो वजन, भाई साहब मास में आता है ना। अब हम दोनों जब लड़े, मतलब जब अखाड़े में उतरे, मेरा भाई 30 किलो उसका 70 किलो, अब दोनों जब हमने मैकेनिकल शरीर को मतलब हिलाना स्टार्ट, मूवमेंट करना स्टार्ट किया, मूवमेंट करना स्टार्ट किया, अब समझना यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो उसका जो क्या नाम है, उसका जो क्या नाम है, उसको जो मैं मार रहा था, उसको जो सामने वाले व्यक्ति को जो मैं मार रहा था, तो मैं तो 30 किलो का था, वो 70 किलो का था, तो उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात, समझ में आया मेरी बात। लेकिन उसने मेरे को थोड़ा सा भी मारा तो मेरे को बहुत कुछ आज चोट लगा। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, मूवमेंट जब होता है, मूवमेंट जब होता है, हल्का सा भी चोट अगर लगता है, देखते हो हल्का सा भी थोड़ा सा चोट लगता है, मान लो तुम हल्का सा भी चोट अगर तुमको लगता है, मान लो तो हाँ 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 हाँ, समझो समझो समझो, हल्का सा भी कोई अगर चीज होगा, कोई चीज को मतलब भारी सा चीज गिराओ ऐसे हाथ पे, हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, मतलब कोई भारी चीज है, हल्का सा भी थोड़ा सा चोट लग जाएगा हाथ में, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है भाई साहब, क्या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, बोलते अरे यार दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट मास के, मूवमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट मास के। क्यों भाई साहब मास के, अगर कोई ज्यादा मास वाला आदमी है तो, और तुम कम मास वाले आदमी हो, तो थोड़ा सा भी तो मारेगा, तुमको लग जाएगा अरे भाई सर कितना तेज मार, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड, मास पे। अच्छा समझ गया भाई, समझ गया भाई साहब, आपने क्या बोला भाई साहब कि मोमेंटम क्या होता है, मास पे डिपेंड करता है। तो सर हमने क्या पढ़ा था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मोमेंटम। अच्छा, मास और वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कौन सा होता है भाई साहब, मोमेंटम। इतना बात समझ में आया, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कौन सा होता है भाई साहब, मोमेंटम। अच्छा जी समझ गया। तो मास तो सर समझ गए, मास तो सर समझ गए। मान लो कि एक व्यक्ति का 70 किलो वजन है, एक का 30 किलो है, तो थोड़ा सा भी इसको मारेगा तो बहुत तेज लगेगा, क्योंकि भाई साहब क्या डिपेंड करता है, प्रोडक्ट है भाई, मूवमेंट होगा, मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा चोट लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं यार, तो समझ में आया कि नहीं, मास मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है। सर वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, सर वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, सर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेट होगा, चेंज कितना स्पीड कितनी चेंज हो रही है उसको वेलोसिटी कहते हैं, कितनी स्पीड चेंज उसको वेलोसिटी कहते हैं, करते हैं नहीं कहते। तो वेलोसिटी का 9th में पढ़ाया था ना, 9th में पढ़ाया था भाई साहब, फोर्स एंड मोशन में पढ़ाया गया था 9th में, अच्छे से वेलोसिटी क्या होता है पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई साहब, पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वेलोसिटी, मान लो तुम्हारे पास एक गोली है, क्या है भाई साहब, गोली। अब उसमें क्या है, मास उतना नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास गोली वो है, ठीक है, ठीक है। मान लो कि ये क्या है तुम्हारे पास, गोली। मान लो मेरे पास क्या है भाई साहब, एक गोली है, ठीक है। अब वो मेरे पास का गोली साहब, मैं अपने दोस्त को सामने खड़ा किया, उस गोली को ऐसे फेंका, कैसे, इस तरीके से फेंक दिया उसको, मतलब तो उसको क्या है, इफेक्ट तो करा लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करा, वो बोला कि यार उतना इफेक्ट नहीं करा, कोई दिक्कत। अब वही गोली को मैंने क्या किया, एक गन में रिलोड करके अपने दोस्त को शूट कर दिया,
भले ऐसा करूंगा नहीं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शूट कर दिया। अब ये जैसे ही शूट किया तो जैसे ही पीछे फोर्स लगा, आगे क्या जा रहा है, वेलोसिटी निकल रहा है। कितना फोर्स पीछे लगा, आगे क्या जा रहा है, वेलोसिटी निकल रहा है। थर्ड लो हो रहा है ना, पीछे फोर्स जाएगा, आगे इक्वल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जितना पीछे जा रहा है इक्वल फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, फोर्स जितना लगता है वेलोसिटी चेंज होता है। फोर्स तुम भाग रहे, पीछे से फोर्स लगेगा तुम और तेज तेज हो, पीछे से फोर्स लगेगा तुम और तेज तेज हो रहे हो। जितना फोर्स लगेगा तेज तेज हो रहे हो, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ता है, जितना फोर्स लगता है वेलोसिटी बढ़ते जाता है। अरे सर समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, है समझ में आया क्या। तो गल में रिलोड करा गोली, मारा जैसी तो भाई साहब सुई से उसको लगा, खत्म। तो मूवमेंट हुआ ना गोली, तो डिपेंड करा किस पे। अगर मैंने उसी गोली पे ऐसे फेंक के मारा तो उतना इफेक्ट निकला, उसको गन में रिलोड करके मारा धैं, क्योंकि वेलोसिटी से गया, फोर्स लगा पीछे, न्यूटन थर्ड लॉ, और मूवमेंट हुआ। तो किसका प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का। मास में कोई भारी आदमी इसमें मारेगा, तुम 30 किलो को 17 किलो को मारेगा, लगेगा। मास पे भी डिपेंड करता है मूवमेंट, वेलोसिटी भी डिपेंड करता है मूवमेंट। प्रैक्टिकल ले लो ना यार, इतने सारे प्रैक्टिकल है, अपने दिमाग में सोचा करो यार प्लीज। ऐसा ना हो रटने की चीज, प्लीज फिजिक्स को रटने की चीज मत बनाओ। अब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम जो होता है ना, मतलब कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है ऐसे, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड मोमेंटम। पता नहीं कोई दिक्कत था क्या, नहीं था। अब दूसरा आ जाता है, फॉर्मूला देख लेगा भाई साहब, पी से डोनेट करते हैं, इधर वेक्टर देते हुए कि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वेक्टर होता है, और किस पे डिपेंड करता है, किसका प्रोडक्ट होता है, मास का और वेलोसिटी का, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मोमेंटम हो जाता है, ठीक। अब आता है इम्पल्स। अब क्या आता है, इम्पल्स। एक मिनट पानी पी लेते हैं। अब हम लोग क्या समझ लेते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को अगर एक बार डेफिनेशन देखो तो इम्पल्स इज द चेंज इज इन ऑब्जेक्ट मूवमेंट व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड। क्या कह रहा है, इम्पल्स क्या होता है। अब मान लो मोमेंटम क्या होता है, एक बार समझना, एक देखो मोमेंटम समझिए, एक गाड़ी है मान लो एक गाड़ी ये है, अब ये अपना आराम से जा रहा है, मतलब इसमें मोमेंटम हो रहा है, मास है, वेलोसिटी से अपना आराम से जा रहा है, तो मोमेंटम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंट हो रहा है, मोमेंटम हो रहा है, मास है, वेलोसिटी से जा रहा है, मास है, ये इसके अंदर कुछ मास है, वेलोसिटी से जा रहा है, मोमेंटम हो रहा है, ठीक। अब ये जब जा रहा है, तो ये एक मान लो क्या है भाई साहब, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, ये किससे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब गया इस मूवमेंट से ये जा रहा, मास है भाई, वेलोसिटी से जा रहा। अचानक इसमें क्या किया, एक्सेलरेटर दिया होगा, तो फोर्स लगा गाड़ी में, तो फोर्स लगा तो और आगे भागा, तो कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले क्या चल रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड, अब जैसे इसमें फोर्स लगाया, मतलब एक्सेलरेटर दिया, फोर्स लगाया, तो किसमें चला, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इसका चेंज हुआ, तो वही क्या होता है, इम्पल्स। तो फॉर्मूला आप देख लिए, आई इक्वल टू क्या होता है, एम कांस्टेंट हो तो एम कांस्टेंट, अभी समझाएंगे अच्छे से, एम कांस्टेंट हो तो क्या होता है, वी स्क्वायर v2 माइनस v1, है ना। फोर्स लगा तो क्या होगा, वेलोसिटी इधर v2 माइनस v1, ठीक है। और क्या होता है, मोमेंटम p2 माइनस p1, ठीक है। इसको अच्छे से आराम से भी बात करेंगे, ठीक है। तो इम्पल्स समझ गए ना, तो वही होता है ना, इज द चेंज इज इन ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेटर दिया, मैं और तेज भाग रहा और तेज, तो पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब कितना, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा। अब जैसे इसमें फोर्स लगा, क्या होगा, वैन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर पीरियड। अब ये चल रहा, अपने पीरियड में चल रहा, अपना 10 मीटर पर सेकंड से बन, इसको एक्सेलरेटर दिया, फोर्स लगा, तो अचानक से 10 से क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड, तो उसी को इम्पल्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, आई इक्वल टू एम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू p2 माइनस p1, ठीक है। अभी आप बात करते हैं। उसके बाद तीसरा क्या होता है, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एट द टाइम इंटरवल आवर व्हेन इन एक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एफ एवरेज प्लस कांस्टेंट टी, ठीक है।
देखो ये क्या होता है, कह रहा है कि इम्पल्स जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड इंटरवल टाइम। मानो 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 एक राम था, एक राम की, ठीक है, ये एक राम था, राम अपना एक गाड़ी चला के जा रहा था। अपना ये कहाँ जा रहा था, दिल्ली से ये कहाँ जा रहा था भाई साहब, उत्तराखंड जा रहा था, ठीक, दिल्ली से उत्तराखंड। ये आराम से अपना जा रहा है, मतलब जा रहा। अब इसको ये दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने में कितना टाइम लगा भाई साहब, ये 4 PM में चला था, 4 PM में चला था ये, हाँ 4 PM में चला था। कब पहुंचा भाई साहब, 1 PM में रात को, ठीक, 1 PM में रात को, ठीक है। अब ये दिल्ली से 4 PM में राम चले थे दिल्ली से 4 बजे की फॉर्म में, दिल्ली से 4 बजे की फॉर्म में, 4 बजे की समय यात्रा में जो राम हमारे भाई थे वो दिल्ली से चले थे 4 बजे की PM में, ठीक। और उत्तराखंड के लिए चले थे हमारे राम भाई, और पहुंचे कितने बजे, 1 बजे रात को PM। अब ये 4 PM से 1 PM के बीच में इनने जो गाड़ी चलाई उसने कितना स्पीड दिया, कितना कम करा, कहाँ रोका, कहाँ फिर चला, 10 मीटर पहले पर सेकंड से, फिर 20 मीटर, ऐसे वैसे करके कहाँ चला। तो वो टोटल इम्पल्स, मतलब टोटल जो मूवमेंट हुआ 4 से लेके 1 बजे के बीच में इंटरवल टाइम में, तो इंटरवल टाइम में जो वो मूवमेंट जो हुआ है तो उसमें कितना इम्पल्स चेंज हुआ, पहले 10 मीटर पर गाड़ी चला रहा होगा, फिर ज़्यादा स्पीड, फिर कम स्पीड, फिर ज़्यादा स्पीड, तो इम्पल्स चेंज हो रहा ना, मूवमेंट चेंज हो रहा ना। रिलेट कर रहे हो कि नहीं, अबे रिलेट कर रहे हो कि नहीं, मूवमेंट चेंज हो रहा ना। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स, 1 से लेके इंटरवल टाइम में 1 बजे। अच्छा मान ले तुम क्या करते हो 24 घंटे, मान ले हम लोग का जो गांव है ना वो कह रहा है बिहार में, बिहार के अंदर क्या है, सहरसा जिला है, उसके अंदर मतलब बहुत अंडर में आता है गाँव। तो मतलब कि हम लोग को क्या लगता है 21 से 22 घंटे लग जाते हैं जाने में। तो 21 से 22 मतलब आज, मतलब मान लो कि 24 घंटे, मतलब आज 8 बजे मैं बैठा ट्रेन में तो कल 8 बजे में पहुंचूंगा। इस 8 से 8 बीच के बीच में इस ट्रेन का कभी ज़्यादा स्पीड होगा, कभी कम स्पीड होगा, कभी ज़्यादा होगा। तो एक इंटरवल टाइम है ना बेटा, टाइम इंटरवल ऑन बीच एक्ट करेगा ना। तो ये क्या हो जाता है इसका एवरेज फोर्स निकालने का, तो I इक्वल टू एफ एवरेज प्लस कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, I इक्वल टू एफ एवरेज निकालना है, टोटल 4 से जो भी है टाइम के बीच में कितना से कितना होगा, T क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट, ठीक, टाइम कांस्टेंट है बेटा, टाइम है ना 4 से 1 बजे के बीच में टाइम तो कांस्टेंट है। एवरेज किसका, फोर्स का निकाला, तो I इक्वल टू एफ एवरेज प्लस T कांस्टेंट है ना टाइम। रिलेट करो भाई, याद नहीं करने से होता है फॉर्मूला, रिलेट करके चला करो, देखो इमेजिन करो कि टाइम कांस्टेंट है, अब फोर्स हमें एवरेज निकालना है। अब 1 से 4 बजे के बीच में कितना फोर्स लगा, कितना क्या लगा, नहीं लगा। इम्पल्स समझ गए, मोमेंटम समझ गए। एक बार मैं फिर से रिपीटेड कर देता हूँ, ठीक है, देखो आगे फिर से हम समझ गए। मोमेंटम को हम ऐसे P से डोनेट करते हैं, और ये क्या है, वेक्टर है, डायरेक्शनल जाता है, इसलिए हम इसको ये वेक्टर से, वेक्टर का साइन होता है, इसे डोनेट करते हैं, ठीक। मोमेंटम कह रहा है ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम खुद ही ये चीज कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं जो बना हूँ मैं मास और वेलोसिटी से बना हूँ। अच्छा, मास और वेलोसिटी से जब बना है तो जब मोमेंटम को हम P से डोनेट करते थे और वेक्टर देते थे, इसका टू लगा लें। जब मास और वेलोसिटी से बना है तो mv से बना है भाई साहब प्रोडक्ट, ठीक है, ये दे दिए फॉर्मूला। मास से कैसे बना है, मान लो 70 kg का एक आदमी है यहाँ पे खड़ा, और तुम 30 kg का आदमी हो, थोड़ा सा ही टच किया ऐसे, तुमको ज्यादा तेज लगी, तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट किया, और मास ज्यादा था तो डिपेंड कर रहे हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, गन वाला मैंने एग्जांपल दिया, गन को ऐसे हाथ से फेंको, सामने वाले बंदे के पास उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बंदूक से फेंको तो वेलोसिटी, फोर्स पीछे वेलोसिटी से जाएगा तो वो मर ही जाएगा। तो मोमेंटम हुआ ना, तो P इक्वल टू है। इम्पल्स क्या हो जाता है, मोमेंटम का चेंज होना, मोमेंटम चेंज। मान लो कि गाड़ी जा रही है अपना, P इक्वल टू मास इसमें वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब वो क्या कर दिया, अचानक से एस्केलेटर दबाया तो क्या हो गया, स्पीड चेंज, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है वो। तो इम्पल्स मतलब होता है मोमेंट का चेंज होना, नियंत्रित यात्रा कर रहा है, चेंज हो गया,
तो यही होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ पीरियड, ठीक है। आई इक्वल टू मास कॉन्स्टेंट ब्रैकेट v2 माइनस v1, जो वेलोसिटी हुई v2 माइनस v1 आगे पीछे, इक्वल टू मोमेंटम 2 माइनस मोमेंटम ये, ठीक है, समझ गए। और क्या होता है एवरेज फोर्स प्लस टी कांस्टेंट। तो आगे हम थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो 1990 में पूछा गया, 1990 में पूछा गया ये क्वेश्चन, नीट में पूछा गया है। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पल्स के बारे में पूछा गया है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, अभी जो जस्ट पढ़ाया था, ठीक है। इससे पहले तो इससे पहले अगर नहीं देखो तो वो देख के आओ, रिलेट करो कि मैंने क्या कहा था, पीछे बैकअप कर देना जो इसमें कुछ ना समझ में आया, मतलब कि पीछे तुम कुछ नहीं, मतलब अगर ये समझ में अभी नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मतलब पीछे तुम कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना छोटा छोटा कुछ ना कुछ छोड़ ही रहे होगे, अच्छे से सुने नहीं होगे, तभी समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्चुअली है बेटा, नीट का डायरेक्ट उठा के ला दो, फिर जेई का उठा के लाओ, कॉन्सेप्चुअली उठा के, छोटा मोटा नहीं, हाई लेवल करेंगे, दिमाग खोल के सुनो, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, नीट में आ गया 1990 में, देखो इम्पल्स का बारे में क्वेश्चन है, भी बताया। अब पार्टिकल ऑफ अ मास m, एक पार्टिकल है, क्या है, मास m है, इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है, एक पार्टिकल है बेटा, ये मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब चल रहा है, एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो 10 मीटर पर सेकंड से चलेगा, तो मतलब आगे ये चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर मतलब 30, मतलब 10 के गैप में ही चलेगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ये वेलो स्विच करेगा, ठीक। ये कह रहा है क्वेश्चन बाय अनमास, ठीक। इट इज द गिवन इन इम्पल्स सच दैट इज वेलोसिटी बिकॉज v2, ठीक है। हाँ देखो, ठीक, समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, जो मास वेलोसिटी से जा रहा था, है ना, वेलोसिटी से जा रहा था ये, और कैसे जा रहा था, यूनिफॉर्म, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, फिर 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा, फिर 30 मीटर, फिर 40, 10 का गैप, एक यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी करेगा ये मास, ठीक। तो क्या कह रहा है, इम्पल्स मतलब ये मूवमेंट कर रहा है, इम्पल्स दिया, मतलब इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब जैसे ही इसको धकेलेगा, फोर्स लगेगा, तभी तो मोमेंट चेंज करेगा, इम्पल्स चेंज करेगा। तो क्या होगा, पहले v से चल रहा था, फिर v2 से चल जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर v2 से चल जाएगा। फिर अब पूछ रहा है द इम्पल्स इज इक्वल टू कितना हो, है ना। अब पूछ रहा है कि इक्वल टू इम्पल्स कितना हो। क्वेश्चन समझ में आया। मान लो कि ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, एक गाड़ी है, मान लो ये क्या है, अरे यार, ये क्या है भाई साहब, एक गाड़ी क्या है, v वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म, मतलब 10 मीटर पर सेकंड चलेगा तो 20 मीटर, 10 का गैप, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेशन में चल रहा है, वेलोसिटी v से। अब ये v से चल रहा है, इसको मैंने क्या किया, धकेल दिया, मतलब फोर्स दिया, ये एक्सेलरेटर दिया, तो फोर्स इसमें लगा तो क्या कह रहा है, पहले v से चल रहा था, v2 से चल रही है, ठीक है, मतलब इम्पल्स चेंज हुआ, मतलब चेंज इन मोमेंटम का। तो इम्पल्स इक्वल कितना होता है, चलो करते हैं, आ जाओ, पहले तुम लोग करो, आ जाओ। क्वेश्चन समझ गए होगे भाई सब, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे दे रखा है, पहला होगा m, है ना, मोड v2 माइनस v1, ये देख लेना, ठीक है, v1 पर हाफ 1/2 v, है ना, और मास कांस्टेंट v स्क्वायर पर v स्क्वायर, है ना, देख लेना, m ब्रैकेट m1 प्लस v1 प्लस v2, है ना, m कांस्टेंट ब्रैकेट m2 माइनस v1, तो ये डाटा दे रखा है, तो ये देख लेना, और 1 मिनट तुम करो, फिर मैं उसके बाद करता हूँ, ठीक है। करके देखो एक बार, तुम्हें जो पता है आई क्या होता है, आई मतलब क्या होता है, आई हम किससे डोनेट करते हैं, आई किससे, इम्पल्स से डोनेट करते हैं। आई क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब अगर ये चेंज इन मोमेंटम होगा, मतलब आई जो होगा, आई क्या होगा, डेल्टा पी हो जाएगा, इसमें तो मुझे कोई कहने की बात नहीं, डेल्टा पी हो जाएगा आई, है ना, चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा पी हो जाएगा, एक बार रुकना,
तो मोमेंटम क्या होता है इसका टू एम वी, अभी समझा एम वी होता है। तो मैं अगर इम्पल्स निकालूं कितना निकल जाएगा मेरा इम्पल्स, देख सकते हो क्या है एम वी टू माइनस, क्योंकि दो मास है, पहले V1 से चल रहा था फिर फोर्स एक्सेलरेट किया तो V2 से चलने लगा है ना, V1 सॉरी कितना हो गया एम वी टू, ठीक है ओके ठीक है V1। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो मास मास क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, फिर क्या हो जाता है V2 माइनस V1, ठीक है। ब्रैकेट ये वेक्टर लगाना जरूरी है भाई साहब, वेक्टर लगाना भाई साहब जरूरी होता है, क्योंकि क्या है मोमेंटम डायरेक्शनल है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा I इक्वल टू एम, मास मास कॉमन हो जाएगा और V2 माइनस V1, क्योंकि पहले V2 माइनस V1, पहले V चला था फिर V1, मतलब ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एम क्या रहेगा, क्योंकि एम कॉमन क्यों आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, क्योंकि एम जो है मास क्या है, मास क्या है, कॉमन है ना भाई साहब, मास सेम है, मास क्या है भाई साहब सेम है, कांस्टेंट है, मास एक है ना, मास सेम है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मास क्या है भाई साहब कांस्टेंट है, मास क्या है भाई साहब सेम है, मास क्या है भाई साहब सेम है, इसलिए क्या आ गया कॉमन आ गया। अब इम्पल्स क्या हो रहा है, एक मूवमेंट कर रहा था गाड़ी, मैंने जैसे बताया, तो उसमें क्या एक्सेलरेट दिया, फोर्स लगा, पहले V1 चल रहा था फिर माइनस क्या हो गया V2 चल गया, फोर्स लगा तो माइनस हो गया। तो क्या होता, मास क्या था सेम था, I इक्वल टू है V2 माइनस V1। ऐसे कर सकते हो ना, पहले I क्या होता है चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो I इक्वल टू ऐसे लगा दो, इतना होगा D1 होगा। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। 1990 में नीट में पूछा गया भाई साहब ये क्वेश्चन था, फिजिक्स का मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। इम्पल्स लगा था, इम्पल्स का बस फॉर्मूला पूछ लिया था कि ऐसा क्या होता है, मतलब एक लॉजिकल लगा के पहले ये चला उसका, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखना, क्वेश्चन करने की और कोशिश करना, ऐसे मजेदार क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग चलते हैं। समझा, बहुत बेहतरीन स्मूथली समझा। और क्या समझा भाई साहब हमने, इम्पल्स समझा, चेंज मोमेंटम में हो रहा था वो चीज़ समझा, और उसके बाद हमने क्वेश्चन के इम्पल्स के, ठीक है। और मज़ेदार क्वेश्चन थे, तो रिलेट करके चलोगे तो क्वेश्चन भी करोगे तो समझ आते जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ मजा अच्छा समझ आता। तो और थोड़ा सा हम इम्पल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि एक मास है, कुछ मास क्या है इसका, मान लो 20 kg का, ये सॉरी कितना मास है इसका, मान लेते हैं हमने 2 kg इसका मास है, ठीक। एक और यहाँ पे है मास कितने का भाई सर, 2 kg का, इसका भी मास है, दोनों का सेम मास है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब ये v वेलोसिटी से जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है इधर तक, ये भी क्या आगे की तरफ चल रहा है, क्या वेलोसिटी से ये क्या से चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड आगे चल रहा है। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ गई। ये v1 है, मास 1 है तो वेलोसिटी 1 होगा, मास 2 है तो वेलोसिटी 2। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये क्या है, एक मास है। मास मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, मास क्या है मतलब ये कोई क्या है, गाड़ी है, मान लो कि ये गाड़ी है तो इसमें कोई ना कोई मास इंजन में होगा तो मास होगा गाड़ी। ये क्या है, मास 1, मास 1 है, मास 1 है तो वेलोसिटी 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अपना एक चल रहा है आगे, कितना 20 मीटर पर सेकेंड से अपना आगे अवस्था में चल रहा है। एक और गाड़ी है आगे, मास जिसका 2 है, ठीक है, वो भी अपना मजे से आगे चल रहा है ना, दोनों एक दूसरे के आगे ऐसे रोड पे चलते नहीं, एक गाड़ी चल रही है अपना। V1 क्या चल रहा है, मतलब वेलोसिटी जो हो रही है V1 M1 मास का कितना हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार दूसरा जो मास का मतलब दूसरा जो गाड़ी का मास है उसका कितना वेलोसिटी हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन दोनों का जो मास है वो क्या है, सेम है, इसका भी 2 kg है, इसका भी 2 kg, दोनों गाड़ी का इंटीग्रल मतलब दोनों गाड़ी का मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, इसका 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 30 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना मस्त है। अब इसमें ये जो गाड़ी है मेरे बात समझना, नहीं गलत समझा दिया मैंने, गलत समझा दिया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग इम्पल्स को थोड़ा सा और चलो देखते कैसे देखेंगे। जो हम लोग कहा क्या कह दिया हमने, क्या कह दिया हमने, इम्पल्स, ठीक।
क्या कह दिया, इम्पल्स क्या हो जाता है अच्छे समय। मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, एक गाड़ी है ना, अरे यार ड्राइंग थोड़ा खराब है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये रोड है, यहाँ पे गाड़ी है। अब गाड़ी जो है, इसमें जो गाड़ी है, मान लो इंजन लगा के, क्या है इसका कोई मास है, कितना मास है इसका, 2 kg, ठीक। अब ये जो गाड़ी है इस रोड पे क्या हो रहा है, अपना चल रहा है, अपना क्या चल रहा है, वेलोसिटी v से चल रहा है। कितने से चल रहा है, कितने से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से अपना चल रहा है, ठीक है, अपना मोमेंटम कर रहा है। अब कुछ देर बाद क्या हो गया, अपना एस्केलेटर दिया इसने, एस्केलेटर स्पीड चेंज करने के लिए, एस्केलेटर जैसे ही दिया तो जो 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी जा रही थी, मूवमेंट कर रही थी, कितना मूवमेंट करने लगा, आप आगे कितना मूवमेंट करने लगा, कितना मूवमेंट करने लगा भाई साहब, v2 कितना मूवमेंट करने लगा भाई साहब, 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आया। एक गाड़ी था जिसका 2 kg मास था, तो भाई 2 kg इधर भी रहेगा ना, मास कैसे चेंज होगा, मास तो चेंज नहीं होगा ना। अबे मैं उठ के इधर आया, मैं उठ के इधर गया, तो मेरा मास तो सेम हुआ ना, वेलोसिटी बस चेंज हो गई, तो वही बात होगा, तो मास तो सेम है 2 kg। तो v1 क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, v2 क्या है, 20 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में क्या हो गया, एस्केलेटर जब दिया तो वही इम्पल्स हो गया ना, वही क्या हो गया, इम्पल्स हो गया ना, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या होता है, बताया था मैंने, डेल्टा पी दे देना भाई साहब, डेल्टा पी क्या होगा, P2 माइनस P1 मोमेंटम, ठीक है, फाइनल, ठीक। उसके बाद क्या दे देना भाई साहब, मोमेंटम ये आ जाता V2 माइनस एम V1, तो टोटल क्या आ जाता था हमारा, m कॉमन आ जाता था, ठीक है, m क्या आ जाता था कॉमन, क्या होगा, V2 माइनस V1 आ जाता था, ठीक है। कोई दूल्हे को जब लगाएंगे तो मास कितना हमारा कॉमन ही रहेगा ना, एक उठ के गया उधर तो मास तो नहीं बदलेगा, तो हम लोग इसको लगा लेते हैं, V2 माइनस V1, हमारा ये फॉर्मूला निकला, तो ये याद कर लेना V2 माइनस इम्पल्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है, मास कितना है भाई साहब, 2, ठीक है, और वेलोसिटी दूसरे की कितनी है भाई साहब, 30 माइनस, और पहले फिर V1 की कितनी है, 20, कर लो, कितना बच जाएगा, 10, 10 को करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा, दुक्का 2 मीटर पर सेकेंड इम्पल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड इम्पल्स आ जाएगा। तो बड़ा आसान होता है इम्पल्स निकालना, मोमेंटम का जो चेंज होता है, जैसे हमने कहा उसे इम्पल्स कहते हैं, तो बड़ा आसान होता है। फॉर्मूला भी खुद से ड्राइव कर सकते हैं, इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज होना, क्या चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, गाड़ी है ना तो उसकी मोमेंटम चेंज हो रहा है, अच्छा डेल्टा मतलब चेंज मोमेंटम, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, P2 माइनस P1, पहले इधर था है ना, पहले P1 पे था, फिर P2 चला गया, तो क्या हो गया, फोर्स अपोजिट लगा, P2 माइनस P1 हो गया, फिर इक्वल टू क्या हो गया, पहले मास इधर था एक, तो V2 था, ठीक है, V2 कुछ किया था फॉलो, ठीक है, मान लो कि V ये का इधर मास है ना, पहले इधर मास था तो V2 कुछ था, ठीक है, माइनस, अब आगे आ गया तो V1 फॉर्मेशन कर दिया, तो उसी को करके मास कॉमन आ जाता है, उसके बाद V2 माइनस P1, आसान होता है ना। और उसके बाद आप इम्पल्स का कोई भी क्वेश्चन देगा और आराम से निकाल लो। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ होता है फर्स्ट कंपैरिजन में, फर्स्ट और थर्ड लॉ से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं 11th में, और नीट और जेईई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसी सेकंड लॉ से। तो आइए हम समझते हैं एनसीईआरटी के कुछ है ना, बेस्ड ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल है ना सेकंड लॉ, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूला का। देखो क्या कह रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले जब भी द रेट आए ना, द रेट ऑफ चेंज मतलब कि क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। क्या हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम में मूवमेंट हो रहा है एक बॉडी की, जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले इतना ही समझो कि क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ कि द रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम, क्या कर रहा है, डिवाइड बाय टाइम करके मूवमेंट को चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है,
तो मूवमेंट जो कर रहा है, तो मूवमेंट जो करेगा वही कम समय में, कितने से कितने कम टाइम में, कितने से कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा मूवमेंट, ये मूवमेंट जो है ये करेगा ये आदमी। ठीक, तो वही क्या है, द रेट ऑफ डिवाइड बाई टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है, इज क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फॉर्मेशन की फोर्स के है। एंड टेक्स प्लेस इन दी डायरेक्शन, टेक्स प्लेस एक डायरेक्शन फॉर्मेशन में करेगा इन विच दी फोर्स एक्ट करेगा। ठीक, पहले हम इसको समझते हो, फॉर्मूला बेस्ड करते हैं। ये सबसे पहले कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि डिवाइड बाय टाइम, मतलब कितने से कितने कम समय में, कितने से कितने कम समय में मूवमेंट होगा बॉडी की, और वो मूवमेंट होगा बॉडी का। बॉडी क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाई फोर्स। मतलब क्या है, अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बताओ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है, और अपॉन में डिवाइड बाय टाइम कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है। ठीक, और रहेगा वही डेल्टा पी, मतलब मोमेंटम चेंज डेल्टा टी। ठीक, अब के को क्या हो जाता है, के ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। कांस्टेंट मतलब नेचुरल, नेचर में ही पहले से ही दिया। तो जब साइंटिस्ट ने इसको देखा तो एक कोई वैल्यू नंबर ले लेते, मतलब 1 ले लेते। एफ इजकल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है ना, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, एफ को लिमिट टाइम टी, ठीक, मतलब कि छोटे से, अब जो था ये क्या था, एक प्रॉपर मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा था चेंज क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, जो क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली, मतलब क्या था, कब कितने से कितने समय में एक बॉडी है कितने से कितने समय में कितना ज़्यादा मूवमेंट कर पाता है। और ये क्या था, मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ये मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, फोर्स के था। फोर्स पे प्रोपोर्शनल कौन है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, कितने से कितने कम समय कितना जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद छोटी सी डिस्टेंस को मैं देखूं, अगर छोटी सी डिस्टेंस को मैं देखूं, एक व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा, तो उसकी जो मोमेंटम, उसका जो मोमेंटम है वो कितना से कितना है, तो छोटा सा मतलब क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, मतलब छोटी सी इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ जल्दी बताओ, क्या करना पड़ता है बेटा, क्या होगा, डी लग जाएगा डेल्टा की जगह, डी पी अपॉन में डी टी। ठीक है, छोटी सी चेंज हुई है मोमेंटम, छोटा सा मोमेंटम के लिए हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, पता है, तो क्या हो जाएगा, एफ छोटी सी चेंज के लिए डी पी अपॉन में डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरा आ जाता है, यहाँ पे एक मेरा जबरदस्त चीज से निकला था, एफ मतलब कि एक छोटी सी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, तो इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन डी पी अपॉन में डी टी, कितने से कितने कम समय में कितना ज़्यादा मूवमेंट करें, छोटा सा इंस्टेंटेनियस, छोटा सा मूवमेंट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये मस्सा डी पी अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, पूरे चैप्टर में काम देगा भाई साहब, देखना। ठीक है, तो ये बन जाता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है लिखने में। और उसके बाद एक चीज़ और होगा, अगर मूवमेंट, मान लो कि ये गाड़ी, एक क्या है मेरे पास, गाड़ी है, ठीक है, अब ये जो गाड़ी है, तो ये गाड़ी क्या हो रहा है, एक छोटा सा चेंज, थोड़ा सा आगे चला, मतलब थोड़ा सा आगे, तो ये थोड़ा सा इतना सा आगे चला, तो उसकी क्या होगा, हम क्या करेंगे, एफ इजकल टू डी पी अपॉन में डी टी, क्योंकि डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मतलब इंस्टेंटेनियस छोटी सी स्पीड के लिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब ये मेरी बात समझ में आ गई, अब मेरी बात समझ आ गई। मान लो ये किस पोजीशन पे मोमेंटम कर रहा है, किस पोजीशन पे, तुम बोलोगे सर ये जो ओरिजिन अगर मैं देखूँ, ये क्या है भाई साहब, एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस, और ये जब मोमेंटम कर रहा है तो इसका आगे की तरफ भी टाइम चेंज होगा, आगे की तरफ भी क्या होगा भाई साहब, मोमेंटम होगा, सब कुछ आगे की तरफ इसी एक्सिस के आगे चले, है ना भाई साहब, मेरी बात समझ रहा। तो क्या हो जाता है भाई साहब,
तो क्या हो जाता है एफ एक्स इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन में डी टी। क्या ये हो जाता है? क्या ये अगर यही गाड़ी y एक्सिस पे चल रही हो तो एफ वाई इक्वल टू डी पी वाई अपॉन में डी टी हो जाता है। अब यही गाड़ी जो है z एक्सिस पे चल रहा होता तो क्या होता है एफ जेड एक्सिस इक्वल टू डी पी जेड अपॉन में डी टाइम अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मेशन होना था। मतलब जिस पोजीशन पे मोमेंटम कर रहा है उसी पोजीशन पे टाइम वाइम सब कुछ चेंज होगा, कॉमन सी बात है। तो उस पोजीशन के अलग अलग हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन अलग अलग चेंजिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला ये इंपोर्टेंट होता है एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। ठीक, ये ठीक है। कोई दिक्कत आया? समझ में आया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक बार और समझा दूं। ये कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, अच्छा एक और चीज होता है force refers to the total external force on the system and in term force ignoring the क्या होता है ना, सेकंड लॉ में हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, इंटरनल फोर्स को इसमें नहीं मान्यता ज्यादा था। मतलब से इंटरनल का मतलब होता है कि अंदर से फोर्स लगना। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अगर आगे चलना चाहूँ तो मैं अपने इंटरनल फोर्स से, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो अगर सामने एक बंदा है तो मेरे को देख रहा है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई मेरे को एक बात बता, कोई फोर्स तेरे को दिख रहा है, दिखने वाले फिजिकली दिख रहा है? बोलेगा नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर मैं उसको बोलूंगा एक बार और देख, एक बंदा बोलूंगा धकेल तू, अब एक बंदा जैसे धकेलेगा मैं ऐसे तो वो मेरे को देखा तो मैं ऐसे गिर गया, तो क्या फिर मैं पूछूंगा भाई दिखा तो दिखा। यही होता है। अब इसमें क्या होता है कि इंटरनल अंदर ही फोर्स लग रहा था लेकिन उस बंदे को नहीं दिख रहा था। मतलब इंटरनल मतलब स्टोमक में फोर्स लग रहा था, पंपिंग जो हार्ड होता है ऊपर की तरफ लग रहा था, है ना, पंप कर रहा था हार्ट, अंदर ही लग रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। छोटे मोटे फोर्स लग रहे थे तो एक दूसरे में कैंसिल, लेकिन दिखते नहीं। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड लॉ के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल, बाहर से सिस्टम पे फोर्स लगेगा तब क्या वैलिड होगा एक्सटर्नल, तब वैलिड होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगेगा तब सेकंड लॉ एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी काम करेगा। इंटरनल में नहीं, इंटरनल होल सिस्टम को लेकर नहीं चलता ना। ये सेंटर ऑफ मास में मैंने डाल रखा था, बड़ा अच्छे से समझा था, समझना तब और मजेदार होगा। ठीक है, तो ये हो जाता वैसा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आराम से देख लेना पीछे करके। ठीक है, जो भी चीज छूटा है छूटना नहीं सकता। तो फॉर्मूला ये इंपोर्टेंट होता है भाई, ये 3-4 चैप्टर तक पूरा काम देगा, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन, ये एक भाई साहब आसान सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन क्या ही कहेगा भाई साहब, अभी तो हमने पढ़ा था, क्या पूछ रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, कौन सा होगा? पहला देखो एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, पी मतलब मोमेंटम हो जाता है। ठीक, मोमेंटम हो जाता है। टू क्या होगा, एफ इक्वल टू एम डी, मतलब एफ इक्वल टू मास वेलोसिटी होगा, या तीसरा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर, या चौथा एफ इक्वल टू एम स्क्वायर वी होगा। कौन सा होगा भाई साहब? अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, छोटू सा चेंज, छोटू सा चेंज को क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। तो कौन सा होगा? दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एनसीईआरटी बेस्ड है भाई साहब क्वेश्चन। कैसा था क्वेश्चन? बढ़िया था, मजा आया। आगे और हम लोग देखेंगे ना। ये वाला दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन सेकंड लॉ रिलेट द फॉलोइंग क्वांटिटी। आप इन चारों क्वांटिटी को देखिए और रिलेट करिए, न्यूटन सेकंड लॉ और फॉलोइंग कौन सा करता है इन चारों में से, कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ को रिलेट करता है क्वांटिटी इन चारों में से। ठीक है, फटाफट एक एक करके हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो पढ़ा कुछ रिलेट कर रहा था। रिलेट करने से कोई सेकंड लॉ होता क्या रिलेट करना है? पहला क्या है, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, ठीक था, कोई दिक्कत वाली। वेरिएशन इन मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेरिएशन इन मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स, प्रॉपर भाषा में बताया है,
वेरिएशन इज मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स। मान लो एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था वैसे, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा टी। P मतलब होता था मोमेंटम, मेरी बात समझ रहेगा, P मतलब होता था क्या भाई साहब, मोमेंटम। तो वही चीज कह रहा है, वेरिएशन इन मोमेंटम में एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बाहर से, तब क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, फिर वेरिएशन होगा। तो तीसरा सही होगा ना। तो क्या होता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, है ना। बाहर से फोर्स लगेगा, फिर क्या होगा, मूवमेंट में वेरिएशन होगा, कितने से कितने कम से कम फोर्स लगे, कितने कम, तो ये ठीक होगा। तो वेरिएशन इन मोमेंटम एक्सटर्नल, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीसरा वाला भाई साहब मस्त लगा, तो ये चीज होगा। तो कॉन्सेप्ट को कितना पकड़ रहे भाई साहब, तुम देख रहे होगे पीछे से भाई साहब यही फॉर्मूला चलते हो और कॉन्सेप्चुअली देखते आ रहे हो। कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई साहब बहुत फंसते हैं नीट जेई में, है ना। नीट में तो सबसे ज्यादा फंसते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो भाई साहब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, आगे हम लोग और देखते हैं भाई साहब। डिफरेंशिएशन जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन जान लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। क्या जान लेते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल का। देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है प्रोडक्ट रूल, मतलब होता है मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई। जैसे कि डी एक्स वाई, एक मिनट, डी एक्स वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। ये दोनों एक्स वाई डी टी था, डी मतलब चेंजिंग एक्स वाई फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन दोनों में मुझे एक्स और वाई पोजीशन जो है डी का, इन दोनों में मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो क्या करूँगा, इन दोनों में मुझे क्या करना होगा, लड़ाई लगवाना, एक तरह से लड़ाई लगवाना होगा। दोनों एक्स और वाई भाई है, दोनों में लड़ाई लगवाना होगा। तो क्या डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर देंगे, वो होता नहीं है गांव के लोग क्या करते हैं, इधर की चुगली उधर के पास, उधर की चुगली इधर के पास, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, एक्स की चुगली क्या करेंगे, वाई के पास कर देंगे, डी अपॉन डी, ठीक है। एक्स की चुगली वाई के पास कर देंगे और वाई की चुगली एक्स के पास कर देंगे जाके, है ना। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गांव में तो बहुत देखा होगा भाई, में तो भाई साहब बहुत देखा होगा, भाई भाई में जो लोग होते हैं उसकी बुराई करते उसकी, तो क्या हो जाता है भाई, डिफरेंशिएट मतलब अलग हो जाते हो, अलग अलग रहने लगते, तो बहुत सारे ऐसे होता है, उसकी इसकी, ठीक। अब मेन जो हमारा फॉर्मूला आता है सेकेंड लॉ के लिए, इम्पोर्टेंट जो लगता ही लगता है, क्या आता है, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। बताया था यार मैं, पी देखो तो पी क्या है भाई साहब, मास और वेलोसिटी। पी मोमेंटम ही है ना, डी डिफरेंशिएट हो रहा है, थोड़ा छोटी सी चेंज हो रहा है, मोमेंट हो रहा है, तो पी क्या है भाई साहब, पी क्या है बताओ, मास वेलोसिटी है ना, प्रोडक्ट है ना मोमेंटम का, तो ये हो जाएगा अपॉन में टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, तो फिर आ गए साथ में। अब इन दोनों को क्या कर दो भाई से, एम को क्या कर दो, डिपोजिशन पे, तो एम को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट मतलब लड़ाई लगवा दो, फिर वही गाँव वाला खेले, एक दूसरे से लड़ाई लगवा दो। लड़ाई कैसे, एम के पास जाके डी वी का चुगली करोगे तुम, वी के पास जाके डी एम का चुगली करोगे, है ना। डिफरेंशिएट, फिर अलग हो गए दोनों, मास और वेलोसिटी, फिर दोनों भाई अलग हो गए, फिर दोनों लोगों ने क्या कर दिया, बोल बोल के अलग करवा दिया। तो क्या हो गया, कैसे लोगों ने अलग करवा दिया, मास के पास बी के पास शिकायत कर दिया, ठीक है, और बी के पास एम का शिकायत कर दिया, ठीक है भाई समझ। यहाँ से फॉर्मूला आता है एक और, यहाँ से फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू एम ए। अब एम ए कैसे आया सर, एम ए कैसे आया सर, ये जो एम एफ इक्वल टू क्या हो गया, ये जो एम यहाँ कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, एक मिनट रुक जाओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, नाइन्थ में पढ़ा था ना, क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, एम मा फोर्स बराबर मा, फोर्स बराबर मा मतलब फोर्स बराबर मास अपॉन मास एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास एक्सेलरेशन, क्यों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, मास अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक। और फिर हमारा क्या बच जाएगा, प्लस में डी एम अपॉन में डी टी। ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, नया फॉर्मूला। अच्छा सर ये नया फॉर्मूला क्या होता है, इससे हमें क्या किस में लगेगा सर, ये अगर भाई साहब ये फॉर्मूला आया है
हमने इससे निकाला है पहले दो चीज़ को हमने क्या किया था, दो डिफरेंट प्रोडक्ट ले लिया था हमने, उन दोनों को क्या करा, लड़ाई लगवा दिया था, है ना, अलग कर दिए थे, डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो कैसे कर दिए थे, x के पास y चुगली कर दिए थे, y के पास x की चुगली, तो डिफ्रेंशिएट हो गए थे। उसके बाद हमने क्या लिया, सेकंड लॉ का फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगता है, वैलिड हर जगह, F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। जहाँ पे P क्या था, मोमेंटम, तो एम वी हो गया। अभी दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो एम डी वी अपॉन में डी टी, वी डी अपॉन डी टी, ठीक है। उससे क्या हमारा एक फॉर्मूला निकल गया, जब देखें मास कॉमन यहाँ पे उतर गया, F इक्वल टू मास कॉमन, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता था, नाइट में ही पढ़ते थे, क्या होता था भाई साहब जल्दी बता, क्या होता था, एक्सेलरेशन, प्लस में क्या उतर गया, वेलोसिटी जी फॉर्म में, ये फॉर्म में टी उतर गया। अब ये जो होता है, ये कब लगता है, ये जो फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम फॉर्म में डी टी, ये कब लगता है भाई साहब, जब मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। मास क्या होता है, वेरिएबल, मतलब सर मास जब चेंज हो रहा होता है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, F इक्वल टू एम प्लस वी डी एम अपॉन में डी टी, ये लगता है, ठीक है। नॉर्मली कौन सा लगता है, सब जगह F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, ठीक है। जब मास वेरिएबल हो तो कौन सा लगता है, F इक्वल टू एम ए प्लस वी डी अपॉन डी। मास वेरिएबल आपने देखा होगा, पानी का पाइप आपने देखा है, पानी का पाइप आपने देखा होगा, जब पानी के पाइप से प्रेशर निकलता है, प्रेशर, पानी मतलब पानी मासी है ना, अंदर में जो निकल रहा है, मासी निकल रहा है ना बाहर, तो मास जो निकलता है, तो अचानक जो निकलता है तो क्या होता है, आप पीछे फेंकने लगते हैं हाथ, मास आगे जाता है, आपका हाथ पीछे फेंकने लगता है, तो अपोजिट साइड जो फोर्स ये लगता है ना, इसी को क्या कहते हैं, वी डी एम अपॉन में डी टी, क्योंकि मास वेरिएबल। अब देखो पाइप को कभी देखोगे छोड़ दो नीचे तो पाइप ऐसे रेंगता है, पानी निकल रहा है आगे से ऐसे रेंग रहा है, क्योंकि अपोजिट जो फोर्स लग रहा है वो वी डी अपॉन में डी टी, यही फोर्स लग रहा है। मास वेरिएबल हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, निकल रहा है, पानी निकल रहा है ना, तो ये फॉर्मूला लग जाता है वेरिएबल मास के लिए। अब इसी से एक और फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू एम। ये कब लगता है, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, फोर्स मास एक्सेलरेशन, ये कब लगता है, जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, मास क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, ठीक है। मास क्या हो, F इक्वल टू एम तब भी लगता है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, और जब वेरिएबल मास हो तो क्या लगता है, F इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम अपॉन में डी टी, ठीक है, वी डी। उसके बाद ये वैलिड फॉर्मूला होता है F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, ठीक है। इससे, इस फॉर्मूले से, ये डी पी अपॉन में डी टी, इस फॉर्मूले से ये वेरिएबल मास वाला फॉर्मूला निकला। इस वेरिएबल मास के फॉर्मूले से ये F इक्वल टू एम, ये एम कांस्टेंट मास वाला फॉर्मूला निकला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस प्रोडक्ट के लिए हो जाता है, डिफरेंस प्रोडक्ट के लिए, है ना। बहुत सारे एग्जांपल है वेरिएबल मास के लिए। एक रॉकेट होता है ना, एक क्या होता है बेटा, रॉकेट होता है, पीछे से वो क्या करता है, जब उड़ता है तो पीछे से जो अपना मास जो होता है वो निकालता है, तो वेटलेस फिर ऊपर करता है, बारबेस निकालता है तो ऊपर का फोर्स लगता है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन का, तो ये वेरिएबल मास के। देखा होगा आपने, जो आग बुझाने जाते हैं, आग बुझाने वाले तो ऐसे पकड़ते हैं तेज से कि वो पीछे न गिर जाए, क्योंकि फोर्स पीछे जो लगता है यही फोर्स लगता है, आगे वेरिएबल मास हो, तो ये सब चीज जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद निकलते। क्वेश्चन है, ठीक है, हम पता है कैसे चल रहे, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसे में समझ अच्छा आता है और मज़ा आता है समझ में। तो एक क्वेश्चन है, बहुत कहते हैं कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, मतलब लड़ाई झगड़े वाला ये क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब फुल्ली ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी है, 54-58 पेज नंबर खोलना, वहाँ पे देखो फुल्ली भाई क्या है, ये कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है पूरे चैप्टर में। लॉ ऑफ मोशन जो कॉन्सेप्ट लगा है सेकंड लॉ में, पूरा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ भाई, कंट्रोवर्सी। तो ये क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, डराइव करना है न्यूटन्स लॉ, ड्राइव करना न्यूटन्स लॉ। तो इस सब में अलग अलग फॉर्म्स है कि सेकंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, कहा गया कि सेकंड और थर्ड लॉ जो है फर्स्ट लॉ से बना है। दूसरा है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो थर्ड लॉ से बना है। तीसरा है थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ जो होता है वो सेकंड लॉ से बना है, या तीनों ही अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट। तो ये इन सब में फॉर्म होता है। सबसे पहले ये जानते हैं, देखो अगर अलग अलग व्यक्ति की अगर हम सोच देखें, मान लो कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें, फिजिक्स का टीचर है, कोई वो अलग चीज़ बोलता है कि भाई ये फोर्स से, मतलब न्यूटन के इस फोर्स से ये निकला, तो उनका वो सोच है, यही तो कंट्रोवर्सी है ना। अब इसमें ये चीज़ पता करना है कि भाई साहब सेकंड से थर्ड आया,
फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड से फर्स्ट लॉ आया, या फर्स्ट और सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ आया, या थर्ड फर्स्ट से सेकेंड लॉ आया, या ऑल ऑफ दिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। तो कंट्रोवर्सी वाला भाई, जब सोचने वाला कॉन्सेप्ट वाला। अगर मैं एक बार सेकेंड लॉ के बारे में कहता हूँ, देखो सब व्यक्ति की सोच माइंड ऑफ अलग अलग होती है, देखने की अलग अलग प्रोसेस फॉर्मेशन होता है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा कुत्ते की भौंकने की, है ना। तो सब व्यक्ति का माइंड सेट अलग होता है, देखने की तरीका तो नेचर फॉर्मेशन में। तो देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ सेकेंड लॉ की, ठीक है, देखते हैं F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी टी, है ना। ये क्या है भाई साहब, डी पी, F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, क्या था ये, सेकेंड लॉ का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, ठीक। अब अगर मैं P मान लूँ, मोमेंटम को अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ, मतलब जो मेरा P जो है, मेरे क्या मान लूँ, जो मेरा मोमेंटम है उसको मैं जीरो मान लूँ। मैंने क्या मान लिया, F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, तो मैंने मोमेंटम को जीरो मान लिया। जब मैंने मोमेंटम को जीरो माना, अब कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी यहाँ पे है, इसका मोमेंटम ही मैंने अगर जीरो मान लिया, P ही अगर मैंने जीरो मान लिया, क्योंकि रेस्ट पे मेरा मोमेंटम है, तो ये अगर चला ही नहीं तो P इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये चला ही नहीं तो फोर्स इसमें लगा ही नहीं, अगर फोर्स नहीं लगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ को इशारा करता है, फर्स्ट लॉ की तरफ इशारा करता है ना, आप देख सकते हैं, है ना। मैंने क्या कर दिया, मोमेंटम को जीरो कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब मोमेंट ही नहीं होगा शरीर में तो F जीरो होगा, फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ की बात करूँ, थर्ड लॉ कैसे निकलता है सेकेंड से, देखो। अगर मान लो कि मैं क्या कर दिया, फोर्स को जीरो कर दूँ, है ना, फोर्स को क्या कर दूँ भाई साहब, जीरो कर दूँ। अब ये फोर्स को ही मैंने क्या कर दिया, मान लो फोर्स को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है, फोर्स को मैंने जीरो कर दिया। अब फोर्स को मैंने जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्स को जब मैंने इसे जीरो कर दिया, यहाँ पे जो है मोमेंटम होता है जो शरीर का, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जैसी होता है तो मतलब P1 इक्वल टू P2, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है, मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तीसरा लो। तो हमने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इस बात का है कि कोई जो व्यक्ति होते, कोई टीचर या कोई साइंटिस्ट फॉर्मेशन क्या बोलता है कि या तो एक बात और हो सकती है, या तो ये तीन जो लॉ दिए हैं ये क्या है, सेपरेट हो, है ना। ये भी ऑल दी थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट। बहुत लोग ऐसे मानते हैं, बहुत टीचर ऐसे मानते हैं कि ये तीन लॉ क्या हो गए, सेपरेट है, न्यूटन ने अलग दिया। या तो क्या हो सकता है ये, या तो ये क्या है, सेकेंड लॉ से डी अपॉन में dt से ये क्या हो, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ निकला हो। तो ये दोनों हो सकते हैं, तो थर्ड लॉ एंड फर्स्ट लॉ फॉर्मेशन निकला हो जो हमने करके दिखाया, तो ऑल थ्री इंडिपेंडेंट। ये कंट्रोवर्सी एक बार देखना है, NCERT 54 एंड 58 पेज नंबर निकाल के, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो मैंने एक फॉर्मेशन स्टार्ट किया था कि मैं ऐसी पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस, मतलब कॉन्सेप्ट लाया, पढ़ाया, कॉन्सेप्ट लाया। तो आप लोग बताइएगा कि मैं कैसा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, कैसा समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। देखो, समझाने का मतलब या खड़े रहने का मतलब 2 घंटे 1 घंटे, अगर आधे घंटे आदमी कह रहा है तो मतलब आपको समझ आ रहा है ना। मतलब समझ का मतलब क्या है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो वो समझ आ रहा है ना। खाना कैसे देखते हो कि यार दाल चावल है, तो मतलब माइंड में मेरी उसी प्रकार समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना, रटने से नहीं है, हो रहा है ना। हाँ, तो वही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, सबसे बड़ी बात। और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ और, रंग लगाने वाले से दूर मत भागिए, रंग बदलने वाले से दूर भागिए। ओके, तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।